एवरीवन, वेलकम टू 24/7। दिस इज अदिति और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 बायोलॉजी ऑफ ग्रेड 9 दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था सेल की डिस्कवरीज के बारे में और इस सेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक एक्टिविटी जो कि आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है। जैसा कि मैंने बोला था, हम कोई भी एक्टिविटीज, इंटरनल क्वेश्चंस कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन ऑफ सेल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको एक लेना है ऑनियन, ठीक है, प्याज सबने देखा होगा, सबके घर में हो, ठीक है। सो आपको एक लेना है ऑनियन, ठीक है, और इस ऑनियन की स्किन को आपको करना है पील ऑफ। अब जब आप इसकी स्किन निकालोगे ना, ठीक है, आपको जो स्किन निकालनी है वो निकालनी है आपको कॉनकेव साइड से। जैसे कैसे, लेट्स से दिस इज योर ऑनियन, ठीक है। तो इस ऑनियन का बाहर वाला जो पार्ट है, ठीक है, पहले तो आप पील ऑफ करते हो छिक्कल को, छिक्कल के बाद उसके अंदर वाला जो एक लेयर होता है उसको उसको करोगे आप एक्सट्रैक्ट। तो एक मोटी सी अंदर वाली लेयर आपने एक्सट्रैक्ट कर दी। अब जो ये बाहर की लेयर निकली है, इसका एक आउटर पार्ट होगा, एक इनर पार्ट होगा। जैसे कि ये है आपका प्याज, ठीक है। प्याज के ऊपर सबसे पहले तो आप लोग छिक्कल निकालते हो उसका, ठीक है, आपने वो चीज पील ऑफ कर ली। इसको पील ऑफ करने के बाद अंदर आपको कुछ व्हाइट सा कलर, रेडिश कलर वाला तो पील ऑफ कर दिया आपने, और इसका जो अंदर वाला लेयर है जो कि थोड़ा व्हाइटिश होता है, ठीक है, उस लेयर को आपको एक पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है। लेट्स से आपने राइट साइड से एक पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब इस पार्ट से भी आपको अंदर वाली जो ये लेयर है ना, पतली सी लेयर, इसको करना है एक्सट्रैक्ट। इस लेयर को एक्सट्रैक्ट करके आप क्या करोगे, आप देखो ये जो लेयर है ना जिसको हमने अंदर वाली साइड से एक्सट्रैक्ट किया है, इसको ही हमने बोला है आपका कॉनकेव साइड। सो दिस इज योर ऑनियन, जिसके आपने छिक्कल निकाल दिया, अंदर वाली साइड का जो व्हाइट पार्ट आता है उसके बाद, ठीक है, उसको भी आपने एक लेयर निकाली, ठीक है। अब वो जो मोटी सी लेयर है, उस मोटी सी लेयर में आपने जो कॉनकेव साइड था उससे स्किन पील ऑफ करी। अब उसको लो और उसको डाल दो वॉच ग्लास में। वॉच ग्लास में ध्यान रहे कि पानी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि जो आपकी वो स्लाइस है यानी कि स्किन है वो ड्राई ना हो जाए। ड्राई हो गई तो आप एग्जामिन नहीं कर पाओगे। फिर उसको, लेट्स से दिस इज योर वॉच ग्लास, वॉच ग्लास के अंदर पानी है और आपने यह स्किन पील्ड ऑफ करके डाल रखी है। फिर इसको यहां से निकालोगे और आप एक ग्लास स्लाइड में उसको रख दोगे। ग्लास स्लाइड में रखने के बाद उसके ऊपर आप सैफ्रनिन डालोगे। सैफ्रनिन डालते हैं पर्टिकुलरली हम स्टेन करने के लिए। हमने सैफ्रनिन डाल लिया, फिर उसके ऊपर हमने रखा कवर स्लिप और उसको किया ऑब्जर्व। यहां हम करेंगे प्रॉपर माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व। माइक्रोस्कोप सबके लैब्स में रखा होगा, आप लोगों ने यूज भी बहुत बार किया होगा। सो यू विल ऑब्जर्व दिस थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क थ्रू अ माइक्रोस्कोप। यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये आपको पता हो कि ये आईपीस होता है जिससे हम लोग देखते हैं। ये एक स्टेज होता है, स्टेज के ऊपर हम अपना सैंपल रखते हैं, इसको क्लिप करते हैं और ऊपर जो आईपीस होता है उसको देखते हैं। सो जब आप ये देखोगे ना, जो आपने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क पील ऑफ किया है और उसको एग्जामिन करोगे एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, तो आपको दिखेगा कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये छोटे लिटिल कंपार्टमेंट्स क्या हैं? ये हैं आपके सेल। ये सेल, ये एक सेल है, फिर ये दूसरी सेल है, फिर ये तीसरी सेल है। सो बहुत सारी सेल्स इसमें आपको विजिबल है। बीच वाला पार्ट सेल का क्या होता है? वो होता है आपका न्यूक्लियस। सो दिस इज योर सेल, बीच में है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सराउंड है आपका लिक्विड मटेरियल जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप इसको एग्जामिन करोगे तो आपको कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो आप अपने लैब्स में भी करते हो, ठीक है। एनसीईआरटी में दी हुई है इसलिए मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आपको एक ऑनियन लेना है, उसका जो रेड वाला छिक्कल होता है उसको हटा देना है। फिर उसका जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसके कॉनकेव साइड से, अंदर वाली साइड से, लेट्स से दिस इज योर जो ऑनियन का बाहर वाला पार्ट है, उसके अंदर वाली साइड से आपको स्किन पील ऑफ करनी है, व्हाइट सा जो पार्ट होता है उसका, ठीक है। उस स्किन को लेकर आपको वॉच ग्लास में डालना है जिसमें पानी होना चाहिए ताकि वो ड्राई ना हो जाए। फिर उसको आप निकालोगे और आप डालोगे ग्लास स्लाइड में। फिर उसके ऊपर आप एक ड्रॉप डालोगे सैफ्रनिन का। सैफ्रनिन से हम करते हैं स्टेनिंग। स्टेनिंग नहीं करोगे तो विजुलाइज नहीं कर पाओगे। फिर उसको करोगे ऑब्जर्व। और ऑब्जर्व कैसे करोगे बच्चों? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की स्टेज है, स्टेज के ऊपर जब आप अपना सैंपल रखोगे और आईपीस से देखोगे तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपको विजिबल होंगे। ये क्या है? ये सेल्स हैं। बहुत सारी, ये जो ऑनियन पील आपने एक्सट्रैक्ट करी है उसकी बहुत सारी सेल हैं। बीच में जो डॉट डॉट दिख रहा है आपको, ये होता है आपको आपका सेल्स के अंदर वाला जो बीच वाला पार्ट है वो होता है न्यूक्लियस, ठीक है।
सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में गिवन है, थी, तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करी है, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी टू नोट अबाउट। विद दैट एक और पार्ट है जो मैं इस वीडियो में कवर करूंगी, वो क्या है, वो ये है जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। इसमें ना एक्चुअली क्या बता रखा है कि देखो हमने अभी तक ये देख लिया कि सेल्स को हमने कैसे एग्जामिन किया। अब यहाँ पे समझा रखा है कि जो सेल है ना वो कई तरीके की होती है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की सेल है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की सेल है, कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनका शेप फिक्स होता है, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनका जो शेप होता है वो चेंज होता रहता है। आओ हम पढ़ते हैं कैसे। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको ये बोला कि जो सेल का जो शेप है विद दैट सेल का जो साइज है वो फिक्स नहीं रहता है किसी किसी सेल में, ठीक है। मतलब कोई कोई सेल ऐसी है जो अपना शेप चेंज करती रहती है, मगर कुछ सेल ऐसी हैं जो क्या रहती है, फिक्स रहती है। विद दैट अब जो ये साइज और शेप जो चेंज हो रहा है ना सेल का, वो पर्टिकुलरली रिलेटेड रहता है कि वो फंक्शन क्या परफॉर्म कर रही है। जैसे अगर मैं अमीबा की बात करती हूँ, ठीक है, अमीबा अपना शेप चेंज करता रहता है क्योंकि उसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो बड़ी ही फ्लेक्सिबल होती है, तो वो अपना शेप क्यों चेंज करता है, क्योंकि उसको खाना इनगल्फ करना होता है। आप उसके बारे में ही पढ़ोगे, नो नीड टू वरी, कि हाँ आप इतना समझ लो कि देखो एक एमीबा ना एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल का बना है। ये अमीबा अपना शेप चेंज करता रहता है, इसका जो सेल का शेप है वो चेंज होता रहता है, क्यों, क्योंकि इसको कोई पर्टिकुलर फंक्शन करना है, ठीक है। और पर्टिकुलर फंक्शन अमीबा के रिस्पेक्ट में वो क्या है कि इसको खाना इनगल्फ करना है। विद दैट कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनका शेप फिक्स होता है। अब आप एक बार ये वाला डायग्राम देखो, ये इमेज आपकी बुक के अंदर दे रखी है, इसलिए मैंने कोई फैंसी डायग्राम नहीं लगाई, वही इमेज लगाई है। अब देखिए, अगर आप देखोगे राइट साइड में ये है आपकी नर्व सेल। बच्चों ये जो नर्व सेल होती है ना, एक तरीके की सेल होती है बेसिकली। आप ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम नर्व सेल होती है, मतलब नर्वस सिस्टम नर्व सेल का बना होता है। ये नर्व सेल्स आपके इंपल्सेस कैरी करते हैं, इतना डीप में नहीं जाना है, बस आप बेसिक ये समझ लो कि लेट्स से सिग्नल को कैरी करते हैं, ठीक है, ऐसा समझ लो आप। तो नर्व सेल जो है वो अपना शेप कभी भी चेंज नहीं करती। यहाँ मैं नर्व सेल पे क्यों जोर देके बता रही हूँ, क्योंकि मैं ये समझाना चाहती हूँ कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा वो अपनी शेप चेंज करते रहते हैं, मगर नर्व सेल है वो अपना शेप चेंज नहीं करती है, वो फिक्स शेप रहता है उसका। ऐसे और भी बहुत सारी सेल्स हैं जो आपकी बुक के अंदर दे रखी है, जैसे ब्लड सेल्स, स्मूथ मसल सेल, ओवम जो कि फीमेल के अंदर पाया जाता है, ठीक, फीमेल बॉडी के अंदर। देन इज योर स्पर्म जो कि मेल बॉडी के अंदर पाया जाता है। बोन में भी सेल्स होती हैं, आपकी फैट सेल्स भी होती है जो फैट स्टोर करती है ना। बहुत सारी सेल्स हैं मिलेगी आपको बॉडी के अंदर, वेराइटी ऑफ सेल्स मगर यहाँ मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि किसी का शेप जो होता है वो फिक्स रहता है, जैसे नर्व सेल, और कुछ जो होती है वो अपना शेप चेंज करती रहती है, जैसे कौन, जैसे अमीबा। और वो क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि उसको पक्का पर्टिकुलर कोई फंक्शन परफॉर्म करना है। फंक्शन क्या करना है, उसको उसको खाना इनगल्फ करना है, तो अपनी शेप चेंज करता रहेगा। ये सारी वीडियोस जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये आपकी एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन है लिटरली, ठीक है। तो मैंने सब कुछ इंक्लूड किया है। सो सारी वीडियोस इक्वली इंपॉर्टेंट है, कीपिंग दैट इन माइंड। अब मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रही हूँ, जो है आपका डिवीजन ऑफ लेबर से रिलेटेड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन ये आता है कि लिविंग सेल भैया कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रही है, क्यों, हाउ, मतलब कर कैसे रही है वो, ठीक है, और क्यों कर रही है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में ये आता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ इसके रिस्पेक्ट में बताना चाहती हूँ, एक टर्म समझाना चाहती हूँ जो है आपकी डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या कहता है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे कैसे, अब देखिए, किडनीज है, एक्सक्रीशन कर रही है, ब्लड है, वैसे वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, बट वो दो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का पार्ट है, और वो क्या कर रहा है, आपका ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, वेस्ट मटेरियल को कैरी कर रहा है, ठीक है। विद दैट हम ये बोल सकते हैं भैया अगर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, लंग्स है उसके अंदर, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन में हेल्प, ब्रीदिंग में हेल्प कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, खाना डाइजेशन करने में प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिबल है वो। तो मैं यहाँ क्या बताना चाह रही हूँ, देखो डिफरेंट पार्ट है, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, यही होता है आपका डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो आपका क्या कर रहा है, एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है, ब्लड को फिल्टर आउट कर रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसके अंदर लंग्स होते हैं, वो आपका ब्रीदिंग में हेल्प कर रहा है। तो
हर पार्ट का अपना अपना काम है, कोई किसी के काम में दखलंदाजी नहीं कर रहा है। और ये काम कैसे रिस्पॉन्सिबल है, इस इन कामों के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑब्वियसली सेल्स, क्योंकि कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सब कुछ सेल्स का ही बना है अल्टीमेटली। सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, दीज डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन। तो ह्यूमन बींग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, कि हर पार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई किसी के काम में दखलंदाजी नहीं कर रहा। जैसे अगर स्टमक का काम है डाइजेशन करना, तो वो डाइजेशन कर रहा है, स्टमक आपका रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करवा रहा है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की मल्टीसेलुलर बॉडी डिजाइन ही ऐसे है कि बहुत सारे पार्ट है और हर पार्ट अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और कोई भी किसी के फंक्शन में दखलंदाजी नहीं कर रहा है, ठीक है? सो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कैसे करते हैं? ऑब्वियसली अल्टीमेटली सेल्स की हेल्प से करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा जाता है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने आपको विद लाइन बस यही समझाया है कि भैया अगर हम एक बात करते हैं, देखो अभी तक हमने क्या सीखा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ध्यान से समझना, अभी तक हमने ये पढ़ा कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसके बने हैं? सेल्स के बने हैं। अब बात ये आती है यार कि सेल के अंदर ऐसा क्या है जो ये सारे फंक्शन परफॉर्म करवा रहा है? तो सेल्स के अंदर होते हैं आपके सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, जिनके बारे में आप और आगे अच्छी तरीके से पढ़ोगे। यहाँ ये जितनी लाइनें हैं ये सारी आपके एनसीईआरटी की है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगी है तभी मैंने यहाँ पे इंक्लूड करी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक यहाँ पे आपने ये पढ़ लिया कि भैया कुछ कुछ जो सेल्स होते हैं जिनका फंक्शन जिनका शेप होता है वो फिक्स रहता है, कुछ का शेप फिक्स नहीं रहता है। अगर मैं लिविंग सेल की बात करूँ तो जो वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है वो कैसे कर रही है? ऑब्वियसली वो सेल्स की हेल्प से कर रही है। सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स हैं जो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। विद दैट बहुत सारे स्पेसिफिक कंपोनेंट्स भी होते हैं सेल के अंदर जिनको अपन बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स, जो बहुत सारे काम करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, ठीक है? उसके बाद ये जो ऑर्गेनल्स हैं वो टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि आप देख लो एक सेल है, सेल के पास बाहर लिक्विड पोर्शन, इसको साइटोप्लाज्म बोला है, अंदर के वाले पोर्शन को अपने बोलते हैं जो डार्कली स्टेन्ड होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अब ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर ही ना बच्चों सेल ऑर्गेनल्स तैर रहे होते हैं। सो अगर मैं बात करूं बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स है, एक एक करके सब पढ़ोगे, ठीक है? यहाँ मैं समझाना चाह रही हूँ कि बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनल्स है वो मिलजुल कर एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट बनाते हैं सेल का, ठीक है? क्लियर? तो यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया क्या क्या, हमने पहले एक बेसिक एक्टिविटी पढ़ी जो कि सेल से रिलेटेड थी। विद दैट हमने ये पढ़ा कि किसी किसी सेल्स का शेप फिक्स होता है, किसी का नहीं होता है। हमने वाला इमेज पे भी नजर मार ली। हमने देख लिया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहे हैं बेसिक फंक्शन वो कैसे कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली सेल्स की हेल्प से कर रहे हैं। सेल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर देखा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि डिफरेंट पार्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर हमने ये देखा कि सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं सेल के अंदर जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, जो ये काम करवाते हैं। यही सेल ऑर्गेनल्स कंबाइन कर करके एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सेल। तो ये था बेसिक आइडिया कि भैया डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, कैसे होता है, कौन इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। इस वीडियो में हमने एक्टिविटी भी पढ़ी है और ये वाला पार्ट भी पढ़ा है, ठीक है? तो विद दैट कंटिन्यूएशन में हम चीजें पढ़ते जा रहे हैं। अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करके जरूर बताएं।